नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 16 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में स्थित बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। तो ये जो बीना रिफाइनरी है हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बीना रिफाइनरी और यहाँ पर अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। जो बीना रिफाइनरी है यहाँ पर एक तेल शोधक कारखाना है। इसे किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ओमान की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ओमान की सहायता से स्थापित किया गया था। और बिना रिफाइनरी को हमारे देश की एक महारत्न कंपनी संचालित करती है, उसका नाम क्या है? BPCL। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था? तो ये 2017 में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, BPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा 2017 में मिला था। और अभी हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो अभी तक हमारे देश में 12 महारत्न कंपनियां हो गई है। और जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, महारत्न कंपनी, ये बिना रिफाइनरी को संचालित करती है। और अभी हाल ही में बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की जो आधारशिला है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और बिना रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर देखिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, कितने रुपए? 50,000 करोड़ रुपए। तो देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीना में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। यहाँ पर नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन शिलान्यास किया है। और रतलाम की बात करें तो रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया है। और इंदौर में 2 IT पार्क और राज्य भर में 6 नए औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम बिना रिफाइनरी की बात करें तो वर्ष 1994 में बिना रिफाइनरी स्वीकृत हुई। और 1995 में हमारे देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने रिफाइनरी की आधारशिला रखी थी। और उस वक्त रिफाइनरी की प्रस्तावित लागत जो थी वो 6,354 करोड़ रुपए थी। और उत्पादन क्षमता 6 मिलियन टन सालाना थी। तकनीकी दिक्कतों के चलते रिफाइनरी का काम समय पर शुरू नहीं हुआ। और 29 जून 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रिफाइनरी के डिस्पेच टर्मिनल तथा बिना कानपुर पाइपलाइन के लिए भूमि पूजन किया। और टर्मिनल तथा पाइपलाइन की संयुक्त लागत उस वक्त कितनी करोड़ रुपए थी? 453 करोड़ रुपए थी। और इसके बाद भी न तो रिफाइनरी का निर्माण शुरू हो सका और न ही डिस्पेच टर्मिनल आकार ले सका। 2006 में बिना रिफाइनरी के निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली। और रिफाइनरी ओमान सरकार के सहयोग से बनाई जा रही थी। इसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश सरकार का भी हिस्सा था। 2011 में रिफाइनरी का निर्माण पूरा हुआ। तब तक रिफाइनरी की लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी थी। और 20 मई 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिफाइनरी देश को समर्पित की थी। और अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो इनके द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला रखी गई है। ये लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली यह अत्याधुनिक रिफाइनरी लगभग 1200 किलोटन प्रतिवर्ष एथिलीन और प्रोपिलीन का उत्पादन करेंगी, जो वस्त्र, पैकेजिंग और फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 10 विभिन्न परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है, जिनमें नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र, इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में
6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। तो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र नर्मदापुरम 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इंदौर में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आईटी पार्क 3 और 4 आईटी और आईटीएस क्षेत्र को बढ़ावा देगा। रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा और इसकी वस्त्र, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की परिकल्पना भी की गई है। और यह जो पार्क है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास और समान रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 नए औद्योगिक क्षेत्र लगभग 310 करोड़ रुपए की संचयी लागत से शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में भी विकसित किए जाएंगे। तो मऊगंज का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अभी नया जिला बना है, किस जिले से अलग होकर? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही शाजापुर, गुना, आगरमालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस संस्थान में मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो ये AIGGPA में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, AIGGPA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो ये है सचिन चतुर्वेदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। AIGGPA के अभी चेयरमैन कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी है। और जो सचिन चतुर्वेदी जी है ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य के नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी है, ठीक है। राज्य नीति एवं योजना आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सचिन चतुर्वेदी है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। फिर इसका नाम बाद में चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? तो राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी है। और सचिन चतुर्वेदी जी जो है वो AIGGPA के चेयरमैन भी है, ठीक है। बात करें IIT इंदौर की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2009 में की गई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? देखिए इसके चेयरमैन कौन है अभी? और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो ये के सिवान जी है। अभी इनको हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई, के सिवान जी की। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अभी IIT इंदौर के अध्यक्ष हैं। और IIT इंदौर के अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सुभाष S जोशी जी हैं। और बात करें IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1996 में की गई थी। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो इसके अभी चेयरमैन जो है वो MM मुरुगप्पन है। कौन है? प्रोफेसर हिमांशु राय है, ठीक है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर मेनिट भोपाल की, तो मेनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए जो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और मेनिट भोपाल का जो नाम है ये हमारे देश के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, तो इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो देखिए 12 सितंबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में स्थापित किए गए मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है तथा राज्य नीति आयोग तथा मध्य प्रदेश के द्वारा प्रकाशित SDG प्रगति रिपोर्ट 2023 का विमोचन भी किया है। SDGs और SDG इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। और इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NDAP अर्थात राष्ट्रीय डेटा विश्लेषकी प्लेटफॉर्म की उपयोगिता पर केंद्र सरकार के नीति आयोग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला को वर्चुअल संबोधित भी किया। NDAP सरकार डेटा की पहुंच और उपयोग में सुधार के लिए नीति आयोग की विशेष पहल है और यह प्लेटफॉर्म भारत के विशाल सांख्यिकी बुनियादी ढांचे से डेटा सेट एकत्र और होस्ट करता है। इसे वर्ष 2020 से 22 के मध्य विकसित किया गया है। NDAP का उपयोग कर मध्य प्रदेश डेटा
एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ। इस योजना के तहत लाडली बहनों को कितने रुपए में सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा? तो ये 450 रुपए में। ठीक है, कितने रुपए में? 450 रुपए में। और देखिए टीकमगढ़ जिले से अलग होकर ही निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था? तो ये 2018 में बना था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? निवाड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला भी घोषित किया जा चुका है। तो हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को खुशखबरी देते हुए कहा है कि रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपये में उपलब्ध होगा। उन्होंने सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ किया। टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील के बिलगाय गांव की श्रीमती लक्ष्मी रैकवार योजना की पहली हितग्राही बन गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ में 268 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण का भूमि पूजन भी किया है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 15 से 18 सितंबर 2023 तक 10वां भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक? ये 15 से 18 सितंबर 2023 तक। तो इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? श्री विश्वास सारंग जी और श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है। और श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। और ये हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भी है। तो देखिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा ने 10वां भोपाल विज्ञान मेले का उद्घाटन किया है। और श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की सभी 5 वर्षों की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने के साथ ही अमेरिका से प्रकाशित होने वाली चिकित्सा क्षेत्र की रिसर्च जर्नल पत्रिका लॉन्च सीट का हिंदी में भी प्रकाशन होगा। और समारोह में एम्प्री के निदेशक नीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी श्री निकुंज श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी और विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर मोद गुप्ता भी उपस्थित थे। और प्रमुख सचिव श्री निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि भोपाल में राज्य शासन अनुसंधान और विकास के लिए एक साइंस सेंटर खोलेगा तथा जल्द ही हमारे मध्य प्रदेश की नई आईटी नीति भी घोषित की जाएगी। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, भोपाल की सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और आपको पता होगा कि जो एकलव्य पुरस्कार है वो 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो सौम्या तिवारी क्रिकेट से संबंधित है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और आपको पलक शर्मा का नाम भी याद होगा। पलक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तैराकी से। ठीक है, और पलक शर्मा कहाँ से है? इंदौर से है। तो इनको अभी हाल ही में पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और आपको पता होगा कि पलक शर्मा को 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, है ना। अब बात करें मलखंभ की। ठीक है, तो मलखंभ में इंद्रजीत नागर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इंद्रजीत नागर को भी मलखंभ के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इंद्रजीत नागर का नाम याद रखिएगा। इनको मलखंभ के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और बात करें हम शूटिंग की। ठीक है, तो शूटिंग में आशी चौकसे का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आशी चौकसे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो आशी चौकसे का संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। और इनको एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और आशी चौकसे का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। सबसे पहले हम बात करें एकलव्य पुरस्कार की, है ना। एकलव्य पुरस्कार की बात करें हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1994 में की गई थी। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो देखिए एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये भोपाल के आस्था दांगी को सम्मानित किया जाएगा एकलव्य पुरस्कार 2022 से। आस्था दांगी का संबंध किस खेल से है? क्याकिंग कैनोइंग से है। अमन सिंह बिष्ट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भोपाल से है। और किस खेल से है इनका संबंध? बॉक्सिंग से है। ठीक है, तो इनको भी एकलव्य पुरस्कार 2022 मिलेगा।
प्रज्ञा सिंह भी भोपाल से है, इनको फेसिंग के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 मिलेगा। आशीष चौकसी भी भोपाल से है, इनको शूटिंग के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 मिलेगा। और सौम्या तिवारी ये भी भोपाल से हैं, इनको क्रिकेट के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और इसके बाद आते हैं राजगढ़ की ऋतिका दांगी को भी एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ऋतिका दांगी का संबंध किस खेल से है? सैलिंग से है। देवास के अभिषेक परिहार को भी एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अभिषेक परिहार का संबंध किस खेल से है? तो सॉफ्ट टेनिस से है ना। और इंदौर की पलक शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पलक शर्मा को भी एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। पलक शर्मा का संबंध तैराकी से है। ग्वालियर की खुशबू को भी एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और खुशबू का संबंध किस से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। उज्जैन के दीपेश लक्सरी को भी एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और दीपेश लक्सरी का संबंध जिम्नास्टिक से है। और इंद्रजीत नागर भी उज्जैन से हैं, और इनको मलखंभ के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 मिलेगा। एकलव्य पुरस्कार 2022 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये 11 खिलाड़ियों को दिया गया है। आज के लिए आपको क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीमती रश्मि मालवीय, श्री पारितोष शर्मा, श्री मोहनलाल बम्बूरिया या श्री विनय प्रजापति? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, जिसमें एमपी जीके भी रहते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और देखिए, इसमें जो पार्ट 8वां हुआ था क्विज का, तो इसको लगभग 214 लोगों ने अटैम्प्ट करा था। उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो नीतीश की आई है, सेकंड रैंक शिवम की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो रोहित की आई है। जो 9वां पार्ट हुआ था क्विज का, इसमें फर्स्ट रैंक हर्षा तिवारी की आई है, सेकंड रैंक डॉक्टर अभिषेक की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो प्रमोद तिवारी की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।